अरुण कुमार ने खिड़की से बाहर झांका तो दिल्ली की गर्मियों की धूप अब धीरे धीरे ढल रही थी। पंछियों की आवाज, मंदिर की घंटियां और सड़क पर गाड़ियों का शोर, सब कुछ उसके लिए बहुत परिचित था। पर आज उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। 70-72 साल की उम्र में पहली बार वह विदेश यात्रा पर निकल रहा था। उसके हाथ में पुराना चमड़े का बैग था जिसमें उसने महीनों से तैयार किए हुए तोहफे रखे थे। कश्मीर से लाया हुआ ऊनी शॉल, मसालों का छोटा सा डिब्बा, घर की छत पर उगाई हुई तुलसी की सूखी पत्तियां और सबसे खास एक सोने की पतली अंगूठी। यह अंगूठी उसने खास तौर पर अपनी पोती अनन्या के लिए बनवाई थी। अनन्या उसका एकमात्र सहारा थी, उसके जीवन का बचा-खुचा सब कुछ। कई साल पहले एक दुर्घटना ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। बेटा और बहू दोनों अमेरिका में एक कार दुर्घटना में चल बसे थे। उस हादसे के बाद अरुण और अनन्या के बीच केवल फोन और वीडियो कॉल ही सेतु बने। अनन्या न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रही थी और हर बार फोन पर कहती, दादाजी आप आओगे ना? मुझे अपने हाथों से आपका बना खाना खाना है। अरुण हर बार टाल देता, कभी पैसे का बहाना, कभी स्वास्थ्य का। पर भीतर से वह डरता था। अंग्रेजी कमजोर थी, उम्र ज्यादा थी और अनजान जगहों से हमेशा घबराहट रहती थी। पर इस बार अनन्या ने साफ कह दिया था, अगर आप नहीं आए तो मैं ही इंडिया लौट आऊंगी। यह सुनकर अरुण का दिल कांप गया। वह जानता था कि उसकी पोती की पढ़ाई और करियर के लिए इंडिया लौटना ठीक नहीं होगा। उसने वही तय कर लिया, चाहे जितनी मुश्किल हो, उसे यह यात्रा करनी ही होगी। उसने महीनों पहले टिकट खरीदी, वापसी की भी। पड़ोसी शर्मा जी के बेटे ने ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद की। पड़ोस की सीमा आंटी ने उसके लिए अंग्रेजी में कुछ वाक्य लिख दिए, जैसे आई एम हियर टू मीट माई ग्रैंड डॉटर और आई हैव अ रिटर्न टिकट। अरुण ने उन्हें कई दिनों तक रट रट कर याद किया। जाने वाले दिन सुबह मोहल्ले के सभी लोग उसे विदा करने आए। किसी ने तिलक लगाया, किसी ने मिठाई का डिब्बा दिया। अरुण ने झेंपते हुए कहा, अरे मैं तो बस मिलने जा रहा हूँ, कोई तीर्थ यात्रा नहीं। पर भीतर ही भीतर वह समझ रहा था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा थी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। भीड़, विदेशी चेहरे, अंग्रेजी में गूंजती घोषणाएं, सब कुछ उसे पराया लग रहा था। चेक इन काउंटर पर जब कर्मचारी ने अंग्रेजी में कुछ पूछा तो अरुण ने हड़बड़ाकर टिकट और पासपोर्ट सामने रख दिया। किसी तरह सब काम हो गया। फ्लाइट लंबी थी, लगभग 15 घंटे। बीच बीच में वह खिड़की से बादलों को देखता और सोचता, क्या अनन्या उसे देखकर रो पड़ेगी? क्या वह उसे पहचान भी पाएगी? उसके पास तो सिर्फ पुराने फोटो थे। फ्लाइट अटेंडेंट ने जब अंग्रेजी में खाना ऑफर किया तो वह समझ नहीं पाया। फिर पास बैठे एक युवा भारतीय ने हिंदी में समझाया। अरुण ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। उस युवक ने बातचीत में पूछा, पहली बार अमेरिका जा रहे हैं? अरुण ने सिर हिलाया। युवक ने कहा, चिंता मत करिए, सब आसान है। बस इमिग्रेशन पर आत्मविश्वास से जवाब दीजिएगा। अरुण ने बस इतना ही सोचा, आत्मविश्वास। वह शब्द उसकी जेब में कहीं खो गया था। आखिरकार विमान न्यूयॉर्क के JF के हवाई अड्डे पर उतरा। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, उसे लगा मानो एक नया संसार उसके सामने खुल रहा हो। भीड़, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, लंबी कतारें और अलग अलग भाषाओं की गूंज। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इमिग्रेशन की कतार में खड़ा होकर वह बार बार अपने दस्तावेजों को देखता। पासपोर्ट, वीजा, रिटर्न टिकट, अनन्या का निमंत्रण पत्र, सब कुछ सही था। उसने कई बार मन ही मन वाक्य दोहराए, आई एम हियर टू मीट माई ग्रैंड डॉटर, 3 वीक्स स्टे, रिटर्न टिकट। जब उसकी बारी आई, सामने एक युवा अफसर बैठा था, सफेद शर्ट, गले में टैग और चेहरे पर थकान।
उसने बिना देखे ही कहा, पर्पस ऑफ विजिट। अरुण ने रटेटाए शब्द दोहराए। विजिट ग्रैंड डॉटर। 3 वीक्स। अफसर ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने फिर पूछा, वेयर विल यू स्टे? हु इज स्पॉन्सरिंग? अरुण ने निमंत्रण पत्र आगे कर दिया, पर अंग्रेजी के तेज शब्द उसके कानों में गड़गड़ा रहे थे। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद अफसर ने संदेह भरी नजरों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, सेकेंडरी इंस्पेक्शन। फॉलो मी। अरुण को समझ नहीं आया। उसने बस देखा कि पासपोर्ट उसके हाथ से ले लिया गया और उसे एक अलग कमरे में भेज दिया गया। कमरे में पहले से कई लोग बैठे थे, कुछ उदास, कुछ गुस्से में। अरुण चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्यों? मैंने क्या गलत किया? उसके सीने में भारीपन था, जैसे उसकी सारी तैयारी एक पल में व्यर्थ हो गई हो। बैग के भीतर रखे तोहफे उसे याद आए। शॉल, मसाले, अंगूठी सब अनन्या के लिए थे। क्या वह कभी उसे ये दे भी पाएगा? क्या अनन्या बाहर गेट पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होगी? यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। कमरे की ठंडी दीवारों के बीच अरुण को अपने अतीत की याद आने लगी। वह जवान दिन जब सीमा पर गोलियां चल रही थीं और उसने कुछ ऐसा किया था जो शायद आज उसे यहां तक ले आया। उसके होंठ बुदबुदाए, शायद वही पल अब लौट रहा है। अरुण कुमार जिस कमरे में लाया गया था, वहां की हवा भारी और बोझिल थी। न खिड़की थी, न कोई साफ रोशनी। चारों ओर कठोर प्लास्टिक की कुर्सियां लगी थीं, जिन पर लोग चुपचाप बैठे थे। कोई अपने फोन पर बेचैन होकर बात कर रहा था, कोई आंखें मूंदकर प्रार्थना कर रहा था। अरुण ने धीरे से एक खाली कुर्सी पर जगह ली। उसका पासपोर्ट और टिकट अब उसके हाथ में नहीं थे। वे एक मोटी फाइल के साथ अधिकारी के पास चले गए थे। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पहचान, उसकी सारी तैयारी किसी और के ताले में बंद हो गई हो। वह सोच रहा था, मैंने तो सब ठीक किया था। टिकट खरीदी, निमंत्रण पत्र लाया, वापसी का दिन तय किया। फिर भी क्यों मुझे शक की निगाह से देखा जा रहा है? उसके सीने में भारीपन बढ़ता जा रहा था। कमरे की घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थीं, पर हर मिनट उसके लिए घंटों जैसा था। अरुण ने बैग को अपने पैरों के पास खींच लिया और उंगलियों से उसकी जिप को सहलाने लगा। उस बैग में वह सब कुछ था जो उसके दिल की गर्माहट को अनन्या तक पहुंचाना चाहता था। मसालों की खुशबू, माँ के हाथों की तरह बुना हुआ शॉल और वह सोने की अंगूठी। अचानक उसकी नजर सामने बैठे एक आदमी पर पड़ी। गहरी दाढ़ी वाला, अरबी लहजे में किसी से फोन पर बहस कर रहा था। उसके बगल में एक महिला अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए झूला रही थी। ये सब लोग भी वही महसूस कर रहे थे जो अरुण कर रहा था, अनिश्चितता और भय। थोड़ी देर बाद एक अधिकारी कमरे में आया और कुछ नाम पुकारे। 2 लोग खड़े होकर बाहर चले गए। अरुण का नाम नहीं पुकारा गया। वह फिर अपनी कुर्सी पर ढह गया। उसका मन अब भटकने लगा। अतीत की परतें खुलने लगीं। लगभग 50 साल पहले, जब वह 20-22 साल का जवान था। सीमा पर तैनात, गोलियों की गड़गड़ाहट और धुएं के बीच उसने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसे वह आज भी याद करता है। 1969 की ठंडी रात थी। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर गोलीबारी रुक रुक कर चल रही थी। अरुण एक संचार अधिकारी था। वायरलेस सेट उसके कंधे पर लटका हुआ था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज सुनाई दी। वह दुश्मन की दिशा से आ रही थी। करीब जाकर देखा तो 3 पाकिस्तानी सैनिक घायल पड़े थे। एक के पैर से खून बह रहा था, दूसरा लगभग बेहोश था और तीसरे की सांसें तेज चल रही थीं। वह तीसरा आदमी बाद में उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, उमर रहमान। उस पल अरुण के सामने चुनाव था।
या तो उन्हें वहीं छोड़ दे और आगे बढ़ जाए, या अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद करे। उसने हथियार नीचे रख दिया और पट्टी बांधना शुरू किया। एक एक कर तीनों को वह खींचकर सुरक्षित जगह तक ले गया। उनकी आंखों में आभार और विस्मय था। उमर ने कांपती आवाज में कहा था, तुम दुश्मन क्यों नहीं समझते? अरुण ने बस इतना जवाब दिया था, इंसान की जान दुश्मन नहीं होती। युद्ध के बाद उमर ने उसे एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें लिखा था, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल करना। अरुण ने वह पत्र और नंबर अपने पुराने बटुए में रख लिया था। अब JF के हवाई अड्डे के ठंडे कमरे में बैठा अरुण उसी बटुए को उंगलियों से टटोल रहा था। वह पत्र अब भी वही था, उम्र की तरह पीला पड़ चुका। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला। चिट्ठी की स्याही थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, पर शब्द साफ पढ़े जा सकते थे। अरुण की आंखें भर आईं। वह सोच रहा था, क्या वह नंबर अब भी काम करेगा? क्या उमर अब भी जीवित होगा? अगर होगा तो कहाँ होगा? वह कुछ पल हिचकिचाया, फिर जेब से फोन निकाला। नेटवर्क कमजोर था, पर उसने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। पहली बार लाइन कट गई। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार लंबी घंटी बजी, फिर चुप्पी। तीसरी बार अचानक एक गहरी बूढ़ी आवाज सुनाई दी, हेलो, रहमान बोल रहा हूं। अरुण के होंठ सूख गए। उसकी आवाज कांपी, उमर, मैं अरुण हूं। सीमा पर वो रात याद है? लाइन के उस पार चुप्पी छा गई। फिर अचानक उमर की आवाज आई, अब भावनाओं से भरी हुई, या अल्लाह, अरुण, सचमुच तुम हो? इतने साल बाद? अरुण की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने हकलाते हुए कहा, मैं न्यूयॉर्क आया हूं पोती से मिलने। पर इमिग्रेशन ने रोक दिया। समझ नहीं पा रहा। उमर की आवाज अचानक दृढ़ हो गई। तुम वहीं रुको। अभी कुछ मत करो। मैं देखता हूं। तुमने मेरी जान बचाई थी, अरुण। अब मेरी बारी है। कॉल कट गई। अरुण वहीं बैठा रह गया, फोन हाथ में थामे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कमरे की ठंडी दीवारें अब भी वही थीं, पर उसके भीतर कहीं एक चिंगारी जल उठी थी। शायद उसकी जिंदगी की डोर अब भी उस पुराने वादे से जुड़ी हुई थी। कमरे में वही चुप्पी पसरी हुई थी। हर कोई अपनी अपनी चिंता में डूबा था। अरुण कुमार अपने हाथों में फोन कसकर पकड़े बैठा था। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उमर रहमान की आवाज कानों में गूंज रही थी, अब मेरी बारी है। यह वाक्य उसके दिल में किसी दीपक की तरह जल गया था। अरुण सोच रहा था, क्या वाकई उमर कुछ कर पाएगा? इतने साल बीत गए, शायद वह अब किसी पद पर होगा, शायद न हो, और अगर हो भी तो क्या वह इतनी दूर न्यूयॉर्क में मेरी मदद कर सकता है? शंका और उम्मीद आपस में टकरा रही थीं। करीब आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ। अरुण की नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठतीं, फिर नीचे झुक जातीं। उसी दौरान कमरे में बैठे एक आदमी ने उससे धीमे स्वर में पूछा, आपको किस वजह से रोका गया? अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाया। आदमी ने सिर हिलाया, यहाँ रोज किसी न किसी को ऐसा भुगतना पड़ता है। अरुण फिर अपने विचारों में डूब गया। उसने याद किया जब सीमा पर घायल पाकिस्तानी सैनिकों को उठाकर उसने सुरक्षित जगह पहुंचाया था। उस वक्त भी साथियों ने सवाल उठाए थे, तू दुश्मनों को क्यों बचा रहा है? पर उसने वही कहा था जो आज भी दिल में गूंजता है, इंसान की जान सबसे ऊपर है। अब 50 साल बाद वही फैसला शायद उसे बचाने वाला था। अचानक दरवाजा खुला। एक अमेरिकी अफसर अंदर आया, उसके साथ 2 अन्य कर्मचारी भी थे। अफसर ने तेज आवाज में अरुण का नाम पुकारा, अरुण कुमार। अरुण ने धीरे से हाथ उठाया। अफसर ने उसे इशारे से बाहर आने को कहा।
बाकी लोग उत्सुक निगाहों से उसे देखने लगे। अरुण उठकर बाहर आया। गलियारे में माहौल अलग था। अधिकारी तेजी से फोन पर बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, वॉशिंगटन से डायरेक्ट कॉल आया है। केस को प्रायोरिटी देनी है। अरुण यह सब समझ नहीं पा रहा था, पर वॉशिंगटन शब्द ने उसके कान खड़े कर दिए। उसे एक अलग कमरे में ले जाया गया। वहां पहले से एक भारतीय मूल का अनुवादक मौजूद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते अरुण जी, मैं आपका अनुवाद करूंगा। अब आप अकेले नहीं हैं। अरुण की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। कुछ मिनटों बाद एक और शख्स कमरे में आया, सूट बूट पहने, चश्मा लगाए, गंभीर चेहरा। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, आई एम रिचर्ड विल्किंस, डायरेक्टर ऑफ JFK एयरपोर्ट ऑपरेशंस। अनुवादक ने तुरंत हिंदी में कहा, ये एयरपोर्ट के प्रमुख हैं। रिचर्ड ने अरुण की आंखों में देखकर कहा, मिस्टर कुमार, हमें बहुत खेद है। आपके साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। अभी अभी हमें वॉशिंगटन से सीधे निर्देश मिले हैं। आपके मामले को विशेष श्रेणी में डाला गया है। अरुण अवाक रह गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, वॉशिंगटन? अनुवादक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लगता है आपके पुराने मित्र ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। रिचर्ड ने आगे कहा, हमें बताया गया है कि आपका व्यक्तिगत संबंध पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के उपमंत्री उमर रहमान से है। उनकी ओर से सीधा अनुरोध आया है कि आपकी तुरंत रिहाई और सम्मानजनक प्रवेश की व्यवस्था की जाए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अरुण की सांसें थम सी गईं। उसे लगा जैसे वक्त रुक गया है। एक पल पहले वह संदिग्ध यात्री था और अब पूरे सिस्टम में हलचल मच गई थी। रिचर्ड ने गंभीर स्वर में कहा, आज तक मैंने अपने करियर में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेशी यात्री के लिए वॉशिंगटन और इस्लामाबाद से एक साथ कॉल आए। आप वाकई असाधारण व्यक्ति होंगे। अरुण ने धीरे से सिर हिलाया। मैं असाधारण नहीं हूं। मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं जो अपनी पोती से मिलने आया है। अनुवादक ने यह वाक्य अंग्रेजी में सुनाया। रिचर्ड कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान दी। कभी कभी सबसे साधारण लोग ही सबसे बड़ी कहानियां लिखते हैं। इतने में वही युवा अफसर अंदर आया जिसने अरुण को पहले रोका था, ऑफिसर कॉलिंस। उसका चेहरा अब लाल हो रहा था, माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने झेंपते हुए पासपोर्ट और कागजात मेज पर रखे। मिस्टर कुमार, आई एम सॉरी, उसके शब्द अनुवादक ने तुरंत सुनाए, वे माफी मांग रहे हैं। अरुण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस गहरी थकान और अनुभव का भार था। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुमसे कोई विशेष व्यवहार नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूं कि अगली बार किसी बूढ़े इंसान को, किसी परदेशी को, उसकी भाषा की कमजोरी से मत आंको। हर किसी के पास एक कहानी होती है। कॉलिंस ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, आई अंडरस्टैंड। उस पल कमरे का माहौल बदल गया। कोई हड़कंप नहीं, कोई सख्ती नहीं, बस इंसानियत की एक झलक। अरुण ने अपने पासपोर्ट को हाथ में लिया और उसे छाती से लगा लिया। यह दस्तावेज अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, यह उसकी गरिमा का प्रतीक था। अनुवादक ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, आप जान नहीं पाएंगे, पर बाहर पूरा एयरपोर्ट इस केस की वजह से हलचल में है। मीडिया को भनक लग गई है। सब पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सा यात्री है जिसके लिए पूरे सिस्टम को रोक दिया गया। अरुण ने आंखें बंद की। उसके मन में बस एक ही चेहरा था, अनन्या। शायद वह बाहर खड़ी होगी, बेचैन होकर फोन देख रही होगी, सोच रही होगी कि दादाजी कहाँ रह गए।
उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, थोड़ा सब्र कर बेटी, दादाजी आ रहा है। कमरे के दरवाजे के पार अब एक नई सुबह उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अरुण कुमार अब भी उस कमरे में बैठे थे, जहां हवा में तनाव और अजीब सी हलचल थी। बाहर गलियारों में भागदौड़ बढ़ गई थी। फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं, वायरलेस सेटों से आदेश गूंज रहे थे। अनुवादक ने धीरे से कहा, अरुण जी, लगता है मामला अब बहुत ऊपर तक पहुंच गया है। हर विभाग से निर्देश आ रहे हैं। अरुण ने आंखें बंद की। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी पोती से मिलने का साधारण सपना इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। उसके दिल में मिश्रित भावनाएं थीं, थोड़ी राहत, थोड़ी उलझन और बहुत गहरी थकान। करीब 20 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला। अंदर 4 लोग दाखिल हुए। उनमें से एक सफेद बालों वाला, कदकाठी में मजबूत अमेरिकी अधिकारी था। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, जनरल रॉबर्ट एंडरसन, यूएस आर्मी। अनुवादक ने तुरंत बताया, ये अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अरुण ने झिझकते हुए हाथ मिलाया। जनरल एंडरसन ने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर कुमार, आज हमें आपके बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। आपकी पहचान केवल एक यात्री की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने युद्ध के दौरान मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। अरुण हकबका गया। उसकी आंखों में प्रश्न था, आपको कैसे पता? जनरल ने पास खड़े सहायक को इशारा किया। उसने एक मोटी फाइल मेज पर रखी और खोली। अंदर पुराने सैन्य रिकॉर्ड थे। उनमें से एक पन्ने पर अरुण का नाम था, सिग्नल ऑफिसर अरुण कुमार, 1969, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, सेव्ड 3 एनिमी सोल्जर्स। जनरल ने आगे कहा, हमारे अभिलेखों में दर्ज है कि आपने अपने जीवन की परवाह किए बिना पाकिस्तानी सैनिकों को बचाया था। यह रिकॉर्ड वर्षों तक निष्क्रिय पड़ा रहा। पर आज पाकिस्तान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर उमर रहमान ने स्वयं हमें याद दिलाया कि आप ही वो शख्स थे। अरुण के गले से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों में वही रात जीवित हो उठी खून से सनी बर्फ, घायल सैनिकों की कराह और उसका कांपता हुआ दिल। जनरल ने फाइल बंद की और कहा, आज हम आपके उस साहस का सम्मान करना चाहते हैं। यह दुर्लभ है कि किसी विदेशी नागरिक को, खासकर जो कभी विरोधी पक्ष में रहा हो, अमेरिकी सेना की ओर से मेडल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वेलर दिया जाए। लेकिन आपके लिए यह निर्णय लिया गया है। कमरे का माहौल बदल गया। अब यह केवल एक पूछताछ का स्थान नहीं था, बल्कि एक असाधारण क्षण का गवाह बन रहा था। अरुण ने कांपते हाथों से कहा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। न कोई पदक चाहिए, न कोई नाम। मैं तो बस अपनी पोती से मिलना चाहता हूं। अनुवादक ने जब यह वाक्य दोहराया तो कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। जनरल एंडरसन की आंखों में आदर की झलक थी। उन्होंने कहा, यही तो आपको विशेष बनाता है, श्री कुमार। असली नायक वही होता है जो अपने कार्य को कर्तव्य समझे, इनाम नहीं। उसी समय दरवाजा खुला और एयरपोर्ट डायरेक्टर रिचर्ड विल्किंस अंदर आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर कुमार, बाहर मीडिया और यात्रियों में चर्चा फैल चुकी है। हर कोई पूछ रहा है कि कौन हैं आप। हमने सभी जानकारी को गोपनीय रखा है, लेकिन यह ज्यादा देर तक छुपेगा नहीं। इसलिए हमें तुरंत निर्णय लेना होगा। जनरल ने सिर हिलाया। उन्हें तुरंत वीआईपी सेक्शन में ले जाया जाए। यहां रहना अब सुरक्षित नहीं है। अरुण को खड़ा होने को कहा गया। वह धीरे धीरे उठा। उसके हाथ अब भी थोड़े कांप रहे थे। बाहर गलियारे में सैनिकों और अधिकारियों की हलचल थी। उसे घेरे हुए लोग तेज कदमों से चलते रहे, मानो किसी राजनयिक को ले जा रहे हों। वीआईपी सेक्शन में पहुंचकर उसे एक आरामदायक कमरे में बिठाया गया।
वहां रोशनी नरम थी और बाहर से हल्की धूप अंदर आ रही थी। पहली बार अरुण को लगा कि वह अब कैदी नहीं बल्कि अतिथि है। थोड़ी ही देर में जनरल एंडरसन फिर लौटे। इस बार उनके हाथ में एक छोटा लकड़ी का डिब्बा था। डिब्बे को खोलते ही भीतर चमकदार पदक दिखाई दिया। लाल रिबन पर चांदी की आकृति जड़ी हुई थी। अनुवादक ने धीरे से कहा, अरुण जी, यह आपके साहस और मानवता के लिए है। अमेरिकी सेना की ओर से यह दुर्लभ सम्मान आपको दिया जा रहा है। अरुण की आंखें भर आईं। उसने पदक को हाथ में लिया पर फिर उसे मेज पर रख दिया। मैं इसे अपने दिल में रखूंगा, जेब में नहीं। मेरे लिए असली इनाम तो मेरी पोती की मुस्कान है। कमरे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। यह बूढ़ा आदमी हर बार अपनी बातों से मानो सबको आईना दिखा देता था। उसी समय अचानक अरुण का फोन बजा। उसने घबराकर उठाया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अनन्या। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। उधर से घबराई हुई आवाज आई, दादाजी, आप कहाँ हैं? मैं 2 घंटे से बाहर इंतजार कर रही हूँ, किसी ने कुछ नहीं बताया। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भर्राई आवाज में कहा, बेटी, अब सब ठीक है। दादाजी आ रहा है, बस थोड़ी देर और। कमरे में मौजूद सब लोग इस बातचीत को अनुवादक की मदद से समझ रहे थे। हर किसी की आंखों में भावनाएं झलक रही थीं। जनरल ने धीरे से कहा, मिस्टर कुमार, अब समय आ गया है कि आप अपने परिवार से मिलें। बाकी दुनिया इंतजार कर सकती है। अरुण ने गहरी सांस ली। उसके सीने का बोझ हल्का हो गया था। बाहर अब भी अफरातफरी थी। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे, पर उसके लिए केवल एक चेहरा मायने रखता था, अनन्या। वह जानता था कि थोड़ी ही देर में जब दरवाजा खुलेगा, उसका सबसे बड़ा सपना सच हो जाएगा। वीआईपी सेक्शन के बाहर हलचल बढ़ चुकी थी। एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मी इधर-उधर दौड़ रहे थे। मीडिया प्रतिनिधि कैमरे संभालकर खड़े थे और यात्री हैरान होकर फुसफुसा रहे थे। लेकिन उस शोरगुल के बीच अरुण कुमार के मन में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, अनन्या की। कमरे का दरवाजा खुला और एक कर्मचारी ने धीरे से कहा, मिस्टर कुमार, आपकी पोती यहाँ है। अरुण का दिल तेज धड़कने लगा। इतने वर्षों के इंतजार के बाद यह पल सामने था। उसके कदम भारी हो रहे थे, पर आंखों में चमक थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बाहर गलियारे में खड़ी एक पतली लंबी लड़की, आंखों में चिंता और चेहरे पर थकान, उसे देखते ही चिल्ला उठी, दादाजी। अनन्या दौड़कर उसके गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने हाफती हुई आवाज में कहा, मैंने सोचा था कहीं आप वापस भेज दिए गए होंगे। मुझे डर लग रहा था कि मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। अरुण ने उसे कसकर गले लगाया। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले, पर उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। पगली, मैं आ ही गया। अब डर की कोई बात नहीं। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे रहे। आसपास खड़े अधिकारियों और मीडिया वालों ने यह दृश्य देखा, पर किसी ने व्यवधान नहीं डाला। उस आलिंगन में समय जैसे थम गया था। दशकों की दूरी, अनगिनत फोन कॉल और अधूरे सपनों का बोझ उसी एक पल में हल्का हो गया। अनन्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, दादाजी, आप थक गए होंगे। चलिए, मैं आपको घर ले चलती हूँ। मैंने आपके लिए सब तैयारी कर रखी है। अरुण ने उसके चेहरे को देखा, वही मासूम मुस्कान, वही चमकती आंखें जो कभी उसके बेटे में दिखती थीं। उसे लगा मानो किस्मत ने उसे दूसरा जीवन दे दिया हो। तभी एयरपोर्ट डायरेक्टर रिचर्ड विल्किंस आगे आए और विनम्रता से बोले, मिस अनन्या, आपके दादाजी अब आधिकारिक रूप से हमारे विशेष अतिथि हैं। उनकी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं।
आप उन्हें ले जा सकती हैं। अनन्या ने धन्यवाद कहा, पर उसके चेहरे पर आश्चर्य अब भी था। उसने अरुण से धीरे से पूछा, दादाजी, यह सब क्या हुआ? क्यों सब लोग आपका इतना सम्मान कर रहे हैं? अरुण ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा, बेटी, यह एक लंबी कहानी है। अभी बस इतना समझ लो कि पुराने समय का एक वादा आज पूरा हो गया। वे दोनों साथ साथ बाहर निकलने लगे। एयरपोर्ट के गलियारे में चलते हुए लोग रुककर उन्हें देख रहे थे। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने कैमरे से तस्वीरें लीं। अरुण को यह सब असहज लग रहा था। वह भीड़ से नहीं, बल्कि सादगी से जीने वाला आदमी था। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। दादाजी, अब आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी। मैं आपके साथ हूं। बाहर कार इंतजार कर रही थी। पर जाने से पहले अरुण ने अपना छोटा बैग खोला। उसमें से उसने एक लाल मखमली डिब्बा निकाला और अनन्या की हथेली पर रख दिया। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। अनन्या ने डिब्बा खोला। अंदर चमक रही थी वह सोने की पतली अंगूठी। उसकी आंखें भर आईं। उसने दादाजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, इतनी दूर से सिर्फ यह देने आए थे? अरुण मुस्कुराए। हाँ बेटी, यह अंगूठी तो बस एक निशानी है। असली तोहफा तो यह है कि हम अब साथ हैं। कार में बैठते ही अनन्या ने कहा, दादाजी, घर पहुंचकर मैं आपके लिए गर्मागर्म पराठे और दाल बनाऊंगी। आप वही खाएंगे जो आपको पसंद है। अरुण ने खिड़की से बाहर झांका। न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती रोशनी और तेज रफ्तार गाड़ियां, सब कुछ नया था। लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही चीज बस रही थी, अपनी पोती का चेहरा। यात्रा लंबी थी, पर अरुण का दिल अब हल्का था। उसके भीतर वह बेचैनी जो हवाई अड्डे के कमरे में थी, अब मिट चुकी थी। उसके पास अब सब कुछ था, सम्मान, सुरक्षा और सबसे अहम, परिवार। अनन्या ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, दादाजी, आप नहीं जानते, यहाँ लोग अब आपकी कहानी की बातें कर रहे हैं। खबरें छप रही हैं, टीवी पर चर्चा हो रही है। अरुण ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे इन सब से क्या लेना देना? मेरे लिए तो बस तुम्हारी मुस्कान ही सबसे बड़ी खबर है। कार धीरे धीरे शहर की सड़कों पर आगे बढ़ती रही। रात का अंधेरा उतर रहा था, पर अरुण के जीवन में पहली बार रोशनी फैल रही थी। अनन्या का अपार्टमेंट ब्रुकलिन की एक शांत गली में था। साधारण 2 कमरों का घर, पर अरुण को लगा जैसे यह किसी महल से कम नहीं। वहां पहुंचते ही अनन्या ने तुरंत खाना बनाया, दाल, पराठे और हल्की सी सब्जी। अरुण ने पहले कौर के साथ ही आंखें बंद कर लीं। बिल्कुल वैसे ही स्वाद है जैसे तेरी दादी बनाया करती थी। उनके बीच का सन्नाटा अब धीरे धीरे घुल रहा था। पर बाहर की दुनिया में उनकी कहानी गूंजने लगी थी। अगले ही दिन सुबह अखबारों की सुर्खियां थीं, भारतीय बुजुर्ग, युद्धकालीन मानवता के प्रतीक, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर विशेष सम्मान के साथ प्रवेश। टीवी चैनलों पर पैनल चर्चाएं शुरू हो गईं। एक न्यूज एंकर ने कहा, सोचिए, यह वही आदमी है जिसने 1969 में पाकिस्तानी सैनिकों को बचाया, और आज वही सैनिक अब पाकिस्तान के रक्षा उपमंत्री उनकी मदद के लिए आगे आए। दूसरा पैनलिस्ट बोला, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन हर जगह सिर्फ प्रशंसा ही नहीं थी। कुछ आलोचक यह सवाल भी उठा रहे थे, अगर उनके पास इतना बड़ा संबंध न होता तो क्या उन्हें भी वैसे ही वापस भेज दिया जाता जैसे हजारों यात्रियों को भेजा जाता है। सोशल मीडिया पर यह बहस और तेज हो गई। कुछ हैशटैग ट्रेंड करने लगे, हीरो ग्रैंडफादर, ह्यूमैनिटी बियॉन्ड बॉर्डर्स, जस्टिस फॉर इमिग्रेंट्स। एक तरफ लोग अरुण को नायक मान रहे थे,
तो दूसरी ओर कुछ कह रहे थे कि यह सिर्फ सत्ता और संपर्क का खेल था। अरुण इन सब से अनजान नहीं था। अनन्या ने उसे टैबलेट पर ऑनलाइन खबरें दिखाईं। उसने शांति से पढ़ा और फिर मुस्कुराया। लोग बहस करेंगे बेटी, पर मैं जानता हूं कि उस रात मैंने जो किया वह किसी पदक या प्रसिद्धि के लिए नहीं था, और आज जो हुआ वह भी मेरे हाथ में नहीं था। मैं बस तुम्हारे पास पहुंचना चाहता था। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। पर दादाजी, आपकी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, यह सबकी है। लोग आपसे सीख रहे हैं। उसी शाम एक स्थानीय विश्वविद्यालय ने उन्हें छात्रों से मिलने के लिए बुलाया। अरुण ने पहले मना किया, पर अनन्या ने कहा, दादाजी, शायद यही वक्त है जब आपकी चुप्पी तोड़ी जाए। विश्वविद्यालय के सभागार में सैकड़ों छात्र बैठे थे। मंच पर अरुण को लाया गया। उसने सरल शब्दों में अपनी कहानी सुनाई, कैसे सीमा पर उसने घायल दुश्मनों को देखा, कैसे उसने अपने डर को किनारे रखकर उनकी जान बचाई, और कैसे एक साधारण निर्णय ने आधी सदी बाद उसका जीवन बदल दिया। छात्र खामोशी से सुनते रहे। अंत में एक छात्र ने खड़े होकर पूछा, सर, क्या आप खुद को नायक मानते हैं? अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नायक वह नहीं जो युद्ध जीतता है। नायक वह है जो इंसानियत को हारने नहीं देता। और अगर उस रात मैंने किसी की जान बचाई, तो नायक वे भी थे जिन्होंने मुझ पर गोली नहीं चलाई जब मैं उनके पास पहुंचा। यह सुनकर सभागार तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसी वक्त बाहर मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस और तेज हो गई। कुछ अमेरिकी राजनेताओं ने इसे उदाहरण बनाकर कहा, देखिए, हमारी इमिग्रेशन व्यवस्था कितनी कठोर और अमानवीय हो चुकी है। वहीं कुछ कठोर स्वर वाले नेताओं ने कहा, नियम सबके लिए समान होने चाहिए। किसी एक की कहानी से व्यवस्था नहीं बदल सकती। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में यह खबर बड़ी चर्चा बन गई। भारतीय अखबारों ने अरुण को गर्व का प्रतीक बताया, तो पाकिस्तान के अखबारों ने लिखा, उमर रहमान का वादा निभाना दुश्मनी से दोस्ती तक का सफर। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे साउथ एशिया का असली शांति संदेश कहा। अरुण इन सबको पढ़ते तो हल्का सा हंस देते। लोग मेरे बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस अपनी पोती से मिलने आया था। अनन्या ने गंभीरता से कहा, दादाजी, यही तो खास बात है। आपने कुछ पाने के लिए नहीं किया, पर दुनिया को बहुत कुछ दे दिया। यही लोग समझ रहे हैं। उस रात जब वे दोनों बालकनी में बैठे थे, दूर न्यूयॉर्क की चमकती रोशनियों को देखते हुए, अरुण ने धीरे से कहा, यह शहर बहुत बड़ा है, पर मुझे इसमें सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, तुम्हारा। और यही मेरे लिए पर्याप्त है। अनन्या ने उसकी हथेली थाम ली। दादाजी, आप अब अकेले नहीं हैं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम दोनों साथ हैं। बाहर समाज में गूंज और बहस जारी थी, पर उस छोटे से अपार्टमेंट में शांति और अपनापन था। अरुण के लिए यही सबसे बड़ा सम्मान था। अरुण कुमार के लिए दिन सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे, पर दुनिया अब उसे सामान्य रहने नहीं दे रही थी। लगातार फोन कॉल, मीडिया के अनुरोध और निमंत्रण उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। अनन्या ने जितना हो सका उन्हें रोका, लेकिन एक खबर ने सब बदल दिया। अमेरिकी सेना ने घोषणा की कि अरुण कुमार को मेडल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वेलर से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार बेहद दुर्लभ था और आमतौर पर केवल अमेरिकी सैनिकों को ही दिया जाता था। किसी विदेशी, वह भी कभी विरोधी पक्ष में रहे सैनिक को यह सम्मान मिलना अभूतपूर्व था। समारोह पेंटागन में होना तय हुआ। अरुण ने पहले मना किया। उसने कहा, मैं कोई पदक लेने नहीं आया। मैं तो बस पोती से मिलने आया हूँ। लेकिन जब अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दादाजी, यह सम्मान सिर्फ आपके लिए नहीं है।
यह हमारी पीढ़ियों के लिए संदेश है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। तब उसने चुपचाप हामी भर दी। समारोह वाले दिन वॉशिंगटन डीसी का विशाल सभागार लोगों से भरा हुआ था। मंच पर अमेरिकी और पाकिस्तानी दोनों प्रतिनिधि मौजूद थे। यह दृश्य ही अनोखा था। दो देशों के अधिकारी जो अक्सर एक दूसरे से असहमत रहते थे, आज एक ही मंच पर खड़े थे। अरुण धीरे धीरे मंच पर पहुंचा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उसके सामने तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। जनरल रॉबर्ट एंडरसन ने आगे बढ़कर कहा, आज हम ऐसे व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं जिसने दुश्मनी के बीच दोस्ती का बीज बोया और मानवता को सबसे ऊपर रखा। अरुण कुमार, यह पदक आपके साहस और करुणा का प्रतीक है। पदक उसके गले में पहनाया गया। फ्लैश लाइटें चमक उठीं, कैमरे क्लिक करने लगे। पर अरुण की आंखें सिर्फ एक ओर देख रही थीं, अनन्या की ओर। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। अरुण ने माइक के सामने खड़े होकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर सभागार में गहरी गूंज पैदा कर रही थी। मैं कोई नायक नहीं हूं। मैं तो बस एक जवान था जिसने उस रात 3 जिंदगियां बचाने का फैसला किया। मैंने यह इसलिए नहीं किया कि कोई मुझे याद रखेगा। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि इंसान की जान, इंसानियत से बढ़कर कोई सीमा, कोई धर्म, कोई राजनीति नहीं होती। कुछ क्षणों के लिए सभागार में खामोशी छा गई। फिर तालियों की आवाज इतनी तेज उठी कि छत तक गूंज गई। उसी मंच पर पाकिस्तानी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर उमर रहमान भी मौजूद थे। उन्होंने माइक थामा और कहा, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा जीवन अरुण कुमार का ऋणी है। अगर उन्होंने मुझे उस रात मरने के लिए छोड़ दिया होता तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। 50 साल बाद मैं यह कर्ज चुका नहीं सकता, पर इतना कह सकता हूं कि यह दोस्ती और यह इंसानियत हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल होगी। यह सुनकर अरुण की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, उमर, तुमने उस रात मुझसे कहा था अगर कभी जरूरत पड़े तो याद करना। आज तुमने अपना वादा निभाया। धन्यवाद। मंच पर दोनों बूढ़े सैनिक एक दूसरे के गले लगे। यह दृश्य कैमरों में कैद हो गया और अगले ही पल दुनिया भर में फैल गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, वास्तविक शांति संधि, सीमा से परे दोस्ती और मानवता की जीत। पर इस सम्मान ने बहस को और तेज कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, यह इतिहास की महानतम कहानियों में से एक है। वहीं कुछ आलोचकों ने तंज कसा, क्या हर किसी को सम्मान तब ही मिलेगा जब उनके पास कोई बड़ा संपर्क होगा। अरुण ने इन आवाजों को सुना, पर उसके चेहरे पर वही शांति थी। उसने पत्रकारों से कहा, लोग सही सवाल पूछ रहे हैं। हर यात्री को सम्मान मिलना चाहिए, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए। मेरी कहानी खास नहीं है, खास होना चाहिए इंसानियत का व्यवहार। भारत और पाकिस्तान में यह खबर और भी बड़े पैमाने पर फैली। भारतीय छात्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा, अरुण कुमार हमारा गर्व हैं। पाकिस्तान के युवाओं ने कहा, उमर और अरुण की दोस्ती हमारी उम्मीद है। वहीं अमेरिकी समाज में यह बहस चल रही थी कि क्या इमिग्रेशन व्यवस्था को मानवीय दृष्टिकोण से बदलने की जरूरत है। कई नागरिक संगठनों ने अरुण की तस्वीर को पोस्टर बनाकर कहा, हर यात्री अरुण है, हमें इंसानियत को पहचानना होगा। उस रात जब समारोह समाप्त हुआ, अरुण और अनन्या होटल के कमरे में बैठे थे। अनन्या ने पदक को मेज पर रखते हुए कहा, दादाजी, यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है। यह आपकी पूरी जिंदगी का प्रमाण है। अरुण ने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं बेटी, यह तो बस दुनिया का तरीका है कहने का कि तुमने सही किया। असली प्रमाण तो तुम्हारे आंसू और मुस्कान हैं जब तुमने मुझे गले लगाया था। अनन्या ने दादाजी का हाथ थाम लिया।
दोनों की आंखों में वही भाव था, राहत, गर्व और गहरी अपनापन की डोर। बाहर की दुनिया अब भी बहस में उलझी थी, पर उस छोटे से कमरे में बस एक सच्चाई थी, इंसानियत ने जीत हासिल की थी। सम्मान समारोह के बाद अरुण कुमार और अनन्या जब न्यूयॉर्क लौटे तो उनके लिए जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहां वे भीड़ में खो जाते थे, अब लोग उन्हें पहचानने लगे। पड़ोस में रहने वाले भारतीय परिवार मिठाइयाँ लेकर आए, पाकिस्तानी मूल के लोग भी नमस्ते कहकर हाथ जोड़ते। यह दृश्य खुद अनन्या के लिए भी अप्रत्याशित था। न्यूयॉर्क के अखबारों में उनकी तस्वीरें छपीं। एक लेख का शीर्षक था, एक बुजुर्ग सैनिक ने हमें सिखाया कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं। दूसरे लेख में लिखा गया, अरुण कुमार एयरपोर्ट से पेंटागन तक की यात्रा। भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया ने इसे और भी बड़े रूप में पेश किया। भारत में चैनल कह रहे थे, हमारे सैनिक का साहस, वहीं पाकिस्तान में सुर्खियां थीं, हमारे उपमंत्री का आभार। लेकिन इस सब के बीच एक और धारा चल पड़ी, इमिग्रेशन सुधार की। कई मानवाधिकार संगठनों ने अरुण की कहानी को उदाहरण बनाकर अभियान छेड़ दिया। उनका कहना था कि अगर एक बूढ़े आदमी को भाषा और शक के आधार पर रोका जा सकता है, तो हर रोज हजारों लोग इस व्यवस्था में अन्याय झेल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने संपादकीय में लिखा, अरुण कुमार भाग्यशाली थे कि उनके पास एक शक्तिशाली मित्र था। लेकिन लाखों लोगों के पास कोई उमर रहमान नहीं होता। क्या हम उन्हें हमेशा यूं ही चुपचाप पीड़ा झेलने देंगे? यह लेख पढ़कर अरुण लंबे समय तक सोच में डूबा रहा। अनन्या ने उससे पूछा, दादाजी आप परेशान हैं? उसने धीरे से कहा, हाँ बेटी, सच तो यह है कि मेरा बचना संयोग था। पर कितने लोग हर दिन चुपचाप लौटाए जाते होंगे? यह सोचकर दिल भारी हो जाता है। उस शाम उन्हें संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। वहां विभिन्न देशों के राजदूत और अधिकारी मौजूद थे। अरुण ने मंच पर आकर सरल शब्दों में कहा, मैं यहाँ किसी पदक या सम्मान की वजह से नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे याद दिलाया गया कि हर इंसान को इंसान की तरह सम्मान मिलना चाहिए। अगर एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती से मिलने नहीं पहुँच सकता, तो हमारी व्यवस्थाएं किस काम की हैं? सभागार में खामोशी छा गई। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम के बाद एक अफ्रीकी देश के राजदूत ने आकर उनसे हाथ मिलाया और कहा, आपकी कहानी ने हमें याद दिलाया कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है, यह पूरी मानवता तक है। अरुण ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसे यह सब भारी लग रहा था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, जिसने पूरी जिंदगी खेतों और छोटे शहरों में गुजारी थी। अब अचानक वह वैश्विक मंच पर खड़ा था। इसी बीच भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में युवाओं ने सोशल मीडिया पर अरुणेंडोमर नाम से अभियान शुरू कर दिया। तस्वीरें, कार्टून और कविताएं साझा की जाने लगीं। एक युवा पाकिस्तानी लड़की ने लिखा, अगर अरुण और उमर दोस्त हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? भारत के एक छात्र ने लिखा, सीमा पर गोलियां चलाई जाती हैं, पर असली जीत तो तब होती है जब कोई दुश्मन की जान बचाता है। इन संदेशों को पढ़कर अरुण की आंखें भर आईं। उसने अनन्या से कहा, देखो बेटी, मेरी छोटी सी क्रिया ने कितने दिलों को जोड़ दिया। यही है असली पदक। लेकिन हर जगह समर्थन ही नहीं था। कुछ कट्टरपंथी आवाजें भी उठीं। कुछ भारतीय समूहों ने कहा, दुश्मन की जान बचाना कमजोरी थी, शौर्य नहीं। वहीं पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए, क्या यह दिखावा नहीं है? अरुण ने यह सब सुना और बस इतना कहा, लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार बोलेंगे, पर जो आंखों से देखा और दिल से किया, उसे कोई बदल नहीं सकता। एक दिन न्यूयॉर्क के एक हाई स्कूल ने अरुण को छात्रों से मिलने बुलाया। वहां उसने युवाओं से कहा, तुम्हारी ताकत हथियारों में नहीं, दिल में है।
जब तुम किसी को सम्मान देते हो तो असली युद्ध वहीं जीत लिया जाता है। बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। अनन्या गर्व से भर उठी। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, अब आप सिर्फ मेरे नहीं, सबके हो गए हैं। अरुण ने हंसकर उत्तर दिया, नहीं बेटी, मैं अब भी सिर्फ तुम्हारा दादाजी हूँ। बाकी सब तो बस लहरें हैं जो गुजर जाएंगी। उस रात जब दोनों बालकनी में बैठे थे, हवा में हल्की ठंडक थी। अरुण ने आसमान की ओर देखा और कहा, इतने साल मैंने अकेले बिताए, पर शायद यह अकेलापन बेकार नहीं था। शायद उसी ने मुझे यह सिखाया कि इंसानियत का बीज बोना कभी व्यर्थ नहीं जाता। देखो आज वह बीज कितनी दूर तक फैला है। अनन्या ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। बाहर दुनिया बहस कर रही थी, खबरें गूंज रही थीं, पर उस पल उनके लिए केवल एक सच्चाई थी, परिवार और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। दिन बीतते जा रहे थे। न्यूयॉर्क का शोरगुल अब अरुण कुमार को धीरे धीरे परिचित लगने लगा था। सुबह अनन्या के साथ पार्क में टहलना, दोपहर में अखबार पढ़ना और शाम को घर की बालकनी में बैठकर आसमान देखना, यही उसकी दिनचर्या थी। बाहर की दुनिया अब भी उसकी कहानी पर चर्चा कर रही थी, पर उसके मन में एक अलग ही शांति उतरने लगी थी। एक शाम अरुण पार्क की बेंच पर बैठे थे। बच्चों के खेलने की आवाजें और पेड़ों से गिरते पत्ते उन्हें अतीत में ले गए। उन्होंने आंखें बंद कीं और महसूस किया कि भीतर एक सवाल गूंज रहा है, क्या मेरी जिंदगी ने सच में कुछ बदला? वह सोचने लगे, अगर उस रात उन्होंने उन सैनिकों को न बचाया होता तो शायद उनकी जिंदगी बहुत अलग होती। कोई उमर रहमान न होता, कोई वादा न निभाया जाता और शायद आज वह यहाँ न होते। यह विचार उन्हें भीतर तक हिला गया। अनन्या ने पास आकर पूछा, दादाजी, आप क्या सोच रहे हैं? अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सोच रहा हूं कि जिंदगी कभी कभी छोटे फैसलों से कितनी बड़ी दिशा बदल देती है। एक रात, एक निर्णय और उसका असर 50 साल बाद तक। अनन्या ने उनका हाथ थाम लिया। यही तो जिंदगी की खूबसूरती है, दादाजी। आपके उस छोटे फैसले ने आज लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। पर अरुण के दिल में एक और भाव था, वापसी का। वह जानता था कि उसका वीजा सीमित समय के लिए था। कुछ ही हफ्तों बाद उसे भारत लौटना होगा। वह अनन्या को छोड़कर जाने की कल्पना से ही उदास हो उठते थे। रात को उन्होंने अपना पुराना बटुआ निकाला। उसमें वही चिट्ठी अब भी सुरक्षित थी, जो उमर रहमान ने लिखी थी। पीले पड़े कागज पर लिखा था, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस पुकार लेना। अरुण ने धीरे से कागज को छुआ और सोचा, एक वादा निभा दिया गया, पर क्या मेरे पास भी अब कुछ अधूरा नहीं है? अगले दिन उन्हें एक पत्र मिला। यह उमर रहमान की ओर से था। पत्र में लिखा था, अरुण भाई, अब मेरी इच्छा है कि हम दोनों अपने अपने वतन की मिट्टी पर भी मिलें। मैं चाहता हूं कि एक दिन हम भारत और पाकिस्तान के युवाओं को साथ बैठाकर यह कहानी सुनाएं, ताकि वे जानें कि इंसानियत की ताकत दुश्मनी से बड़ी है। पत्र पढ़कर अरुण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अनन्या से कहा, देखो बेटी, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं रही, अब यह भविष्य की कहानी है। पर भीतर एक डर भी था, उम्र का। शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। लंबी यात्राएं और मंच पर खड़े होकर बोलना उसके लिए आसान नहीं था। उसने अनन्या से कहा, मुझे नहीं पता मैं और कितना कर पाऊंगा, पर अगर तुम इस संदेश को आगे ले जा सको तो यही मेरी सबसे बड़ी विरासत होगी। अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, दादाजी, मैं वादा करती हूं, आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। उसी रात अरुण ने अपनी डायरी खोली और कुछ पंक्तियां लिखीं। हम जन्म कहाँ लेंगे यह हमारा चुनाव नहीं, पर हम कैसे जिएंगे यह पूरी तरह हमारा निर्णय है।
अगर कोई हमारे कारण बचा है तो हमारी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई। डायरी बंद करते समय उसके चेहरे पर संतोष था। धीरे धीरे दिन निकलते गए। बाहर की हलचल कम हो रही थी, पर भीतर की तैयारी बढ़ रही थी। अरुण ने अनन्या से कहा, जब मैं लौट जाऊं तो इस घर की दीवार पर वह अंगूठी और यह डायरी लगा देना, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे असली ताकत दिल की होती है। अनन्या रो पड़ी। उसने दादाजी को गले लगाते हुए कहा, दादाजी आप कहीं नहीं जाएंगे। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, चाहे शब्दों में चाहे यादों में। बाहर आसमान में बादल छा रहे थे, पर भीतर रोशनी थी। अरुण को लगा कि उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। लेकिन यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसे उसकी पोती और आने वाली पीढ़ियां आगे ले जाएंगी। वापसी की तारीख नजदीक आ रही थी। अरुण कुमार जानता था कि उसका अमेरिका में समय सीमित है, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि इन कुछ हफ्तों में उसने जितना जिया उतना शायद पूरी जिंदगी में नहीं जिया था। हर दिन एक नया अनुभव, हर दिन एक नया सबक। न्यूयॉर्क की ठंडी सुबहों में जब वह अनन्या के साथ टहलने निकलता तो उसे लगता कि जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है। पार्क की बेंच पर बैठे बैठे वह बच्चों को खेलते देखता और सोचता, अगर मेरे बेटे और बहू जिंदा होते तो शायद यही नज़ारे उनके साथ देखते। एक दिन अनन्या ने कहा, दादाजी यूनिवर्सिटी ने मुझे आपके नाम पर एक लेक्चर सीरीज शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, अरुण कुमार लेक्चर ऑन ह्यूमैनिटी। हर साल यहाँ कोई न कोई वक्ता आकर इंसानियत और शांति पर बोलेगा। अरुण की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, बेटी यही मेरी सबसे बड़ी विरासत होगी। अगर मेरी कहानी किसी को सही रास्ता दिखा सके तो मेरा जीवन सार्थक है। वापसी से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें एक बार फिर बुलाया। इस बार कोई औपचारिक भाषण नहीं, बल्कि एक सादा बैठक थी। वहां विभिन्न देशों के युवा राजदूत मौजूद थे। अरुण ने उनसे कहा, सीमा, धर्म और भाषा ये सब इंसान ने खुद बनाए हैं, पर दिल की धड़कन सबकी एक जैसी है। अगर तुम अगली बार किसी परदेसी को देखो तो उसे शक की नजर से मत देखो, उसे इंसान समझो। युवाओं ने खड़े होकर तालियां बजाईं। घर लौटते समय कार की खिड़की से बाहर देखते हुए अरुण ने कहा, अनन्या मैं लौटने के लिए तैयार हूं। अब मेरा मन हल्का है। मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। अनन्या ने उसकी ओर देखा। दादाजी आप कुछ भी कहें, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। आपकी आवाज मेरी आवाज बनेगी। उस रात अरुण ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, हम सबकी जिंदगी एक यात्रा है। कुछ यात्राएं छोटी होती हैं, कुछ लंबी, पर असली मायने यह नहीं कि हम कहाँ पहुंचे, बल्कि यह है कि हमने रास्ते में कितनों को थामा। अगर मेरे हाथों ने किसी गिरते को सहारा दिया तो मेरी यात्रा सफल है। अगली सुबह एयरपोर्ट पर विदाई का वक्त आया। अनन्या की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने दादाजी को गले लगाकर कहा, जल्दी फिर आना। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं फिर न आ सकूं बेटी, पर याद रखना मैं हर उस शब्द में रहूंगा जो तुम लिखोगी, हर उस कहानी में जो तुम सुनाओगी। वह विमान में बैठ गया। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने आखिरी बार न्यूयॉर्क की इमारतों को देखा। दिल में संतोष था, उसने अपने वादे पूरे कर दिए थे, अपनी पोती से मिला था और दुनिया को एक नई कहानी दी थी। भारत लौटने के बाद गांव के छोटे से घर में वह पहले जैसा साधारण जीवन जीने लगा। खेतों की मिट्टी, पड़ोसियों की बातें और बरामदे में रखी उसकी पुरानी कुर्सी, सब कुछ वही था।
लेकिन भीतर से वह अब बदल चुका था। कभी कभी बच्चे उसे घेरकर पूछते, दादाजी, क्या आप सचमुच अमेरिका गए थे? क्या वहां आपको पदक मिला? अरुण हंसते और कहते, हाँ, मिला था। पर असली पदक तो तुम्हारी मुस्कान है। उसकी कहानी अब किताबों और अखबारों में छप रही थी। अनन्या समय समय पर फोन करती और बताती, दादाजी, आज आपके नाम से यूनिवर्सिटी में व्याख्यान हुआ। छात्रों ने आपकी डायरी की पंक्तियां पढ़ी। अरुण हर बार शांत स्वर में कहता, अच्छा है। बस उन्हें यह समझ आ जाए कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। वर्षों बाद जब उसका जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, गांव के लोग उसके चारों ओर बैठे। किसी ने पूछा, बाबा, आप इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए? अरुण ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध नहीं हुआ। मैंने बस इंसान की तरह जीने की कोशिश की। उसकी आंखें बंद हो गईं। होठों पर मुस्कान थी। बाद में अनन्या ने उसकी डायरी दुनिया के सामने रखी। उसमें लिखी आखिरी पंक्ति लोगों के दिलों को छू गई। हम जन्म कहाँ लें यह हमारे हाथ में नहीं, पर हम कैसे जिए यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। दुनिया हमें याद रखे या नहीं, पर अगर हमने किसी की मदद की है तो हमने अपने जीवन का असली अर्थ पा लिया है। यही था अरुण कुमार का अंतिम संदेश, सरल, गहरा और अनंत। उसकी यात्रा पूरी हो गई थी, पर उसकी कहानी अब भी जीवित थी, हर दिल में जो इंसानियत पर विश्वास करता था।